नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं कक्षा 8 गणित के सभी इम्पोर्टेंट सूत्र। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और सभी सूत्रों को सही ढंग से समझ लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। दोस्तों, यदि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो किसी भी टाइप का यदि आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिले तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हम आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट सूत्र, एक भी सूत्र आपको मिस किया हुआ नहीं मिलेगा। यदि आप इन पूरे वीडियो को सही ढंग से समझ लेते हो तो आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको समझाया जाएगा कौन सा सूत्र किस टाइप से यूज करना है और उसको किस प्रकार से याद भी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अध्याय नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट सूत्रों से। तो अध्याय नंबर हमारा फर्स्ट है, जिसका नाम है परिमेय संख्या। अलग अलग राज्यों में जो हमारे ये अध्याय हैं वो अलग स्थान पर आ सकते हैं, लेकिन पूरे इंडिया में गणित का जो आपके बुक है वो सेम ही रहने वाला है और एग्जाम पैटर्न भी सेम ही रहने वाला है। कुछ क्वेश्चनों को पूछने का तरीका अलग हो सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में हम सीख लेते हैं परिमेय संख्या से पहले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो वो है प्राकृत संख्या। आखिर प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो दोस्तों, जो गिनती की संख्या होती है वह होती है प्राकृतिक संख्या। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये इसी प्रकार से हम बोलते जाते हैं, आगे ये संख्या चलती ही रहती है। तो ये हमारे कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो हम ज्ञात कर ही नहीं सकते, क्योंकि संख्याएं कभी रुकती ही नहीं है। 100 से आगे भी होती है, 1000 से आगे, करोड़ से आगे भी होती है। ये संख्या कभी रुकने वाली नहीं है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हम कह सकते हैं 1, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परिमेय संख्या से पहले पूर्ण संख्या होती है। तो जो गिनती की संख्या है वही पूर्ण संख्या होती है, लेकिन इसमें एक नया पॉइंट ऐड हो जाता है, वो होता है जीरो। यदि गिनती हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पूर्ण संख्या बोल रहे हो। ठीक है, 0 1 2 3 4 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी और सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या होगी उससे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आती है पूर्णांक। क्या आते हैं? पूर्णांक आते हैं। प्राकृत संख्या, उसके बाद में पूर्ण संख्या, उसके बाद में पूर्णांक आता है। पूर्णांक है वो सभी पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन उसमें वो संख्या माइनस की या प्लस की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 0 है पूर्ण संख्या, 1 2 3 4 ये सभी पूर्ण संख्या है, लेकिन -1 -2 -3 ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन माइनस का सिंबल आने के कारण इसको हम पूर्णांक कह सकते हैं। यानी पूर्णांक के अंदर प्राकृत संख्या भी आएगी, पूर्ण संख्या भी आएगी, निशान भी अलग अलग आ सकते हैं, प्लस का या माइनस का, यानी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या हो सकती है। लेकिन जितनी भी पूर्ण संख्या है वो सभी पूर्णांक है, वह चाहे प्लस की हो या माइनस की हो। ओके, उसके बाद में आता है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? तो दोस्तों, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर दोस्तों p है और q है वे पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। लेकिन q के इक्वल में 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर में 0 नहीं होना चाहिए। यदि हर में 0 है तो वह परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, परिमेय संख्या क्लियर हो गया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कि ऐसी संख्या है जिससे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें p और q पूर्णांक होगा लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो इसके और इंपोर्टेंट पॉइंट है। परिमेय संख्या योग, व्यवकलन तथा गुणन की क्रियाओं में समृद्ध होती है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट आया समृद्ध। फॉर एग्जाम्पल समृद्ध है क्या? समृद्ध है क्या? तो दोस्तों, जब हम एक ही जाति की दो संख्याओं के साथ में योग करें या फिर व्यवकलन करें या फिर गुणन करें और उसी जाति की संख्या आपको प्राप्त हो जाती है तो वह समृद्ध गुणधर्म कहलाता है। कौन सा गुणधर्म कहलाता है? समृद्ध गुणधर्म। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिए हैं कि p/q प्लस p/q, यानी दो परिमेय संख्या को यदि आप जोड़ोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने दो परिमेय संख्या ले ली 2 और 3, ये दोनों परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बट्टे में 1 है, 0 तो है नहीं। ये दो परिमेय संख्या, इसको मैंने जोड़ा तो आंसर में मुझे क्या मिला? 5। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। इसलिए दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर भी परिमेय संख्या मिल रही है, इस कारण से इसे हम समृद्ध गुणधर्म में रखते हैं। इसी प्रकार से दो परिमेय संख्याओं को यदि आप माइनस करोगे तो भी आपको परिमेय संख्या ही मिलेगी। इस कारण से परिमेय संख्या व्यवकलन में भी समृद्ध होती है और गुणन में भी समृद्ध होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक परिमेय संख्या मैंने 2 ली और दूसरी ले ली 3, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर मुझे मिल गया सेम। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, आंसर में भी मुझे क्या मिली? परिमेय संख्या मिली। इसलिए हम कहेंगे कि गुणन के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म होता है, लेकिन भाग में समृद्ध गुणधर्म नहीं होता। इतना आपको ध्यान रखना है। ओके,
परिमित संख्या है वो किस किस में समृद्ध होती है? योग में, व्यवकलन यानी बाकी में, गुणन में समृद्ध होती हैं, लेकिन भाग में परिमित संख्या समृद्ध नहीं होती है। दो परिमित संख्या को आपस में भाग करवाओगे तो आगे परिमित संख्या प्राप्त होगी, ये कोई उचित नहीं है, क्योंकि जीरो के लिए ये अवेलेबल नहीं रहेगा, बाकी सभी में तो होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा क्रम विनिमय का नियम। परिमित संख्या योग और गुणन में क्रम विनिमय होती है। क्रम विनिमय का मतलब हुआ दोस्तों क्रम बदलना। क्या हुआ? क्रम बदलना। जैसे मान लो कि 2 + 3, ठीक है, अब इसका क्रम बदल देते, 3 को आगे ले आया मैं और 2 को पीछे भेज दिया, तो ये इसका क्या मैंने कर दिया? क्रम बदल दिया। लेकिन आंसर में तो दोनों में सेम ही मिलेगा। 2 + 3 कितना मिला? 5, और 3 + 2 कितना मिला? 5, सेम ही आंसर मिल रहा है। तो दोस्तों परिमित संख्या जो होती है वो योग और गुणन में क्रम विनिमय होती है, यानी उसमें क्रम आप बदल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है a + b, यानी मान लो कोई भी संख्या आपकी एक है 5 और b का मतलब मैं ले लेता हूँ 4। 5 + 4 बराबर में किसके रहेगी? 4 + 5, यानी इसमें आप क्रम बदलोगे तो आंसर आपको सेम ही मिलने वाला, इधर भी 9 मिलेगा और इधर भी 9 मिलेगा। इसलिए ये क्या है? परिमित संख्या है वो क्रम विनिमय का नियम लगता है किसमें? योग में। और गुणन में भी ऐसा कैसे होता है? गुणन में भी क्रम आप बदल सकते हो। जैसे 5 × 4 = रहेगा आपके 4 × 5, इसमें भी आप क्रम बदल सकते हो। आंसर दोनों में आपको सेम ही मिलेगा, 20 = 20, यानी क्रम विनिमय का नियम योग के अंतर्गत लगता है परिमित संख्या में। लेकिन ध्यान रखना है क्रम विनिमय का नियम किस में नहीं लगता है? क्रम विनिमय का नियम व्यवकलन और भाग में नहीं लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। भाग जो होगा उसमें आपके ये संख्या है वो क्रम विनिमय का नियम नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ दे देता हूँ, 9 - 4 बराबर 4 - 9, ये बराबर में नहीं रहेगा, इसलिए ये नॉट इक्वल है ना। इसलिए क्रम विनिमय का नियम व्यवकलन में नहीं लगता है और भाग के अंतर्गत भी क्रम विनिमय का नियम नहीं लगता है। ये इतने पॉइंट आपको क्लियर कर लेने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है परिमित संख्या योग और गुणन में चाचर्य होती है। चाचर्य मतलब 3 संख्या यदि आपके पास है तो अब आप सोचोगे, मान लो 3 संख्या, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 + 2 + 3, ऐसे मैंने ले लिया। मान लो यहाँ पर भी मैं 3 ले लेता हूँ और यहाँ पर 8 रख देता हूँ, अलग अलग संख्या, ठीक है। 2 + 3 + 8, तो अब आप सोचोगे कि भाई मैं 2 को पहले 3 में जोड़ूं, फिर जो आंसर आएगा उसमें 8 जोड़ूं, या फिर आपके मन में आएगा कि 8 और 2 को पहले जोड़ दूं और उसके बाद में 3 को जोड़ूं, या 8 3 को पहले जोड़ूं और उसके बाद में 2 को जोड़ूं। ऐसे आपके मन में डाउट आता है। यदि किसी को पता नहीं तो वो आगे से जोड़ता हुआ जाएगा या फिर पीछे से जोड़ता हुआ आएगा। तो जब हम योग करते हैं और उसमें 3 संख्या है या 3 से अधिक संख्या है तो भी उसमें आप किसी भी टाइप से उसको जोड़ सकते हो। 2 और 3 को पहले जोड़ो या फिर 8 और 3 को पहले जोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया है 3 संख्या ABC के लिए। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपके एक संख्या है 1 + 2 + 3, ये बराबर में किसके रहेगा? 1 + 2 + 3 के बराबर में रहेगा। आपने मान लिया कि पहले इनको जोड़ दिया, ठीक है, और दूसरी बार दूसरे बंदे के मन में विचार आया कि मैं भाई पीछे वालों को पहले जोड़ देता हूँ, तो भी आंसर तो आपको क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा। 1 और 2 को जोड़ा 3 हो गया और इधर 3 का 3 हो गया। यहाँ पर 1 का 1 रह गया, प्लस 2 और 3 को जोड़ा कितना हो गया? 5 हो गया। दोनों को जोड़ा यहाँ पर 3 3 6 हो गया और यहाँ पर 1 और 5 को जोड़ा 6 हो गया। मतलब चाचर्य गुणधर्म लगता है, मतलब किसी भी क्रम में उसको आप जोड़ सकते हो, ठीक है। और गुणा करते हैं तो गुणे में भी ऐसा कैसे रहता है, जैसे 1 × 2 × 3 इज इक्वल में रहेगा आपकी 1 × 2 × 3। किसी भी क्रम में इसको आप गुणा कर सकते हो। 1 को 2 से गुणा किया 2 हुआ और इधर 3 का 3 है, इज इक्वल टू यहाँ पर 1 का 1 रह गया, 3 को 2 से गुणा किया 6 हो गया। यहाँ पर 3 को 2 से गुणा किया 6 हुआ और 6 को 1 से गुणा किया 6 हुआ, दोनों में इक्वल रह गया। तो इसमें कारण हम कह सकते हैं कि परिमित संख्या जो होती है वो योग और गुणन में चाचर्य होती हैं, चाचर्यता का गुण उसमें लगता है, लेकिन व्यवकलन और भाग में चाचर्यता का गुणधर्म नहीं लगता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते और यही इसका कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा आपको एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, नहीं आपको कुछ पढ़ने को मिलेगा। बस ये नियम आपको याद है तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप आसानी से उसको हल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम हल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे परिमित संख्याओं के लिए परिमित संख्या 0 योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक क्या है? आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है
कि किसी भी प्रीमिय संख्या का योज्य तत्समक क्या होता है, तो किसी भी प्रीमिय संख्या का योज्य तत्समक 0 होता है। योज्य का मतलब जोड़ना, तत्समक का मतलब जोड़ने पर आंसर ऐसा कैसा। अब देखो जैसे 5 एक प्रीमिय संख्या, इसका योज्य तत्समक क्या होगा, 5 का योज्य तत्समक 0 होगा, क्योंकि 5 में यदि आप 0 जोड़ोगे तो आंसर में आपको 5 ही मिलेगा। इस 5 के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होगी, है ना। तो कोई भी प्रीमिय संख्या है उसके लिए योज्य तत्समक क्या रहता है, 0 रहता है। कोई भी प्रीमिय संख्या के लिए योज्य तत्समक 0, सही ढंग से दिमाग में बिठा लेना। नेक्स्ट पॉइंट होता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रीमिय संख्या के लिए प्रीमिय संख्या एक गुणनात्मक तत्समक होता है। अब गुणात्मक तत्समक पूछ लिया जाए तो देखो योज्य तत्समक 0 होता है, लेकिन गुणात्मक तत्समक 1 होता है। क्या होता है, 1, क्योंकि गुणात्मक तत्समक से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी संख्या, उसका गुणात्मक तत्समक करेंगे तो आंसर में आपको वही संख्या प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल 5 का गुणात्मक तत्समक 1 है, क्योंकि 5 को किससे गुणा करें कि आंसर में 5 ही मिले, तो 1 से, तो 5 का गुणात्मक तत्समक 1 है। ओके, योज्य तत्समक 0 है, गुणात्मक तत्समक 1 है, योज्य तत्समक 0 है। दिमाग में बिठा लेना सही ढंग से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे वितरकता का गुण। अब देखो यदि आपके पास 3 संख्या है ए, बी और सी, अब उसके कोष्टक के बाहर एक संख्या है और कोष्टक के अंदर 2 संख्या है, वो आपस में प्लस कर रही है या माइनस कर रही है, तो उसमें आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। ए को बी से गुणा करो और फिर ए को सी से गुणा। मतलब ये हुआ कि बच्चों कोष्टक के यदि कोई बाहर संख्या है तो वो कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या उन सभी से अलग अलग मल्टीप्लाई करती है। तो ये 2 है, 3 से भी गुणा करेगा, यानी ये आ जाएगा 2 × 3, ऐसे लिख सकते हो। प्लस 2 से 8 से गुणा करेगा, 2 × 4, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे इस प्रकार से ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग तरीका है। वितरकता का मतलब थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ए कोष्टक बी प्लस सी के लिए हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। इसी प्रकार से व्यवकलन में भी ये इसी टाइप से ये कार्य करता है। ए कोष्टक बी माइनस सी के लिए ए बी माइनस ए सी। ओके, ए बी सी यहाँ पर 3 कोई संख्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 कोष्टक 3 माइनस 4। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, कैसे, 2 3 से गुणा करेगा तो 2 × 3 माइनस 2 से 4 से भी गुणा करेगा 2 × 4। ओके, इस प्रकार से वितरकता का नियम होता है। अब देखो एग्जाम में ऐसा भी सवाल पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा जाता है कि 2 प्रीमिय संख्या के मध्य की प्रीमिय संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर मैंने 2 प्रीमिय संख्या है, यदि 2 प्रीमिय संख्या के मध्य की प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी है तो क्या फॉर्मूला रहता है। 2 प्रीमिय संख्याओं के मध्य की प्रीमिय संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है a + b/2। जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई 5 और 7, 5 व 7 के मध्य की एक प्रीमिय संख्या ज्ञात करो। किसके मध्य की, 5 व 7 के मध्य की एक प्रीमिय संख्या ज्ञात करो। तो क्या सूत्र क्या लगेगा, a + b। a का मतलब पहली संख्या, b का मतलब दूसरी संख्या, इन दोनों को जोड़ना है और 2 का दे देना है भाग। तो हम ज्ञात करके भी देख लेते हैं। ये 5 + 7/2, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 × 5 = 12 हो गया, बट्टे में 2 है तो 2 का भाग दिया, 2 का भाग 12 में गया 6 बार, इसकी मध्य की संख्या में प्राप्त हो गई 6। ओके, तो इस प्रकार से आप 2 3 4 कितनी भी आप संख्या ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। आगे का पॉइंट है हमारे, आपको ये याद रखना है, 2 प्रीमिय संख्याओं के मध्य की प्रीमिय संख्या ज्ञात करने का सूत्र a + b/2, ठीक है। 0 भी एक प्रीमिय संख्या होती है। दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि 0 क्या है, 0 भी एक प्रीमिय संख्या है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या सर भी आपको कक्षा में भी पूछ लेते हैं कि 0 एक प्रीमिय संख्या है, तो आप बिल्कुल बोलोगे कि 0 एक प्रीमिय संख्या है, क्योंकि 0 इसके बट्टे में आप 1 लगा सकते हो, है ना। 0 है तो इसके बट्टे में आप 1 लगा सकते हो, तो ये क्या है, प्रीमिय संख्या है। p/q के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला ये है कि भाई प्रीमिय संख्या क्या कौन सी प्रीमिय संख्या नहीं हो सकती, तो क्यू में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए। मान लो ऊपर 5 है अंश में और बट्टे में 0, तो ये प्रीमिय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके क्यू के इक्वल में 0 है। क्यू में 0 है तो फिर वह प्रीमिय संख्या नहीं है, अंश में 0 हो सकता है। तो ये था हमारे पहला जो अध्याय था, इसके इंपोर्टेंट सूत्र। आशा करते हैं ये सूत्र आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और यदि ये समझ में आया है प्रश्नावली को उठा के आप देख लेना, इससे संबंधित ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अब अगले पॉइंट में हम सीखेंगे कि बोर्ड मास का नियम होता है वो किस प्रकार से होता है, क्रम विनिमय का जो नियम है वो किस प्रकार से लगता है, जो भी भिन्नों की प्रीमिय संख्या की जोड़ बाकी गुणा भाग एक साथ में आ जाता है,
तो उसको क्रम विनिमय के हिसाब से आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। तो जो मैंने क्रम विनिमय का नियम है, चाचरिता गुणधर्म है और समवृत्त का गुणधर्म है, ये हमने जो सीखे हैं इसी के आधार पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत ही आसानी रहती है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी प्रकार से मॉडल पेपर भी आप अपने एग्जाम के पढ़ना चाहते हो, तैयार करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड संपूर्ण कोर्स फ्री में उपलब्ध हो जाएगा।